नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 6 साइंस का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये जो क्लास है सबसे पहले बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के इसको समझ सकें। और वीडियोस को अंत तक देखें स्टूडेंट, एक एक डाउट आपके क्लियर करूंगा, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा हूँ ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ खास परफॉर्म करते हैं, सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइफ के लिए, जिसको हम लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन प्रोसेसेस के रूप में जानते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, कुछ खास तरह के लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ फंक्शन, लाइफ को जीवित रखने के लिए कुछ खास तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनको हम ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है, यानी बढ़ना, एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, और मोर देन दिस अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसमें सिर्फ सांस लेना नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। और सर्कुलेशन यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो या फिर वो आपके फूड पार्टिकल्स, मटेरियल्स का हो, उन सब सारी चीजों को जो सर्कुलेट करता है ब्लड इसके थ्रू, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। ये सारी प्रोसेसेस एक लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वेदर वो आप कह सकते हो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, इन सारी प्रोसेस को जरूर करता है जीवित रहने के लिए। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच केप्ट टुगेदर दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, ये सारी प्रोसेसेस मिलके, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सारी मिलके जब एक साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं और परफॉर्म करती हैं बॉडी के लिए वो जॉब जिससे कि बॉडी की मेंटेनेंस होती रहती है, रिपेयरिंग होती रहती है, इन सारी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस को आप बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एग्जांपल के लिए, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ग्रोथ की जगह यहाँ पर न्यूट्रिशन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ तो एक प्रोसेस है, ठीक है, जो बढ़ना है, लेकिन ग्रोथ नहीं भी होती है, जैसे कोई इंसान अगर बोना भी रह जाता है तो भी उसका जो जीवन है वो खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रोथ इन्होंने गलत दे रखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन के लिए बोल रखा है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड इट्स फूड, वो सारा प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग, एक जीवित प्राणी जो है वो अपना फूड लेता है, अपना खाना प्राप्त करता है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग। क्यों कर रखा है अभी आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। क्योंकि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन। तो जो खुद अपना सेल्फ अपना खाना बनाते हैं, खुद अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, खुद अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जिनका एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, ठीक है। लिखा भी नीचे कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर। तो जो फूड के लिए डिपेंड होते हैं, लिखा है ना, डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो जो प्राणी, जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। इसकी कैटेगरी में हम आ सकते हैं और अदर एनिमल्स भी आ सकते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे मेड देयर फूड आवरसेल्फ, ठीक है, देमसेल्फ। एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ बिकॉज दे मेड दे कांट मेड देयर फूड देमसेल्फ, उनको अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसलिए हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है, तो इनके न्यूट्रिशन की टाइप को ऑटोट्रॉपिक बोला जाएगा, ठीक है। और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ हैं, इसलिए इनके न्यूट्रिशन के टाइप को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट जो होता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे मेक देयर फूड देयर सेल्फ, ठीक है, खुद से बनाते हैं। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉफ, कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ बिकॉज दे डोंट मेक देयर फूड देमसेल्फ, डिपेंड होते हैं अदर प्लांट और एनिमल्स पे, ठीक है। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, और हम चाहे अदर एनिमल्स की बात करें वो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट या एनिमल्स पे अपने फूड के लिए, तो ये इसलिए हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। बाकी अभी आपको बार बार ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, खाने लेने के तरीके के, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए, अपना खाना पाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में साफ पता चल रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे या अपना खाना दूसरे सोर्सेज से पाएंगे, तो वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जबकि अगर आप अपना खाना खुद बना रहे हो
तो इस तरह के न्यूट्रिशन टाइप को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। बाकी हम पढ़ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक बोला काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, उस तरह का न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ठीक है, यूटिलाइज करके प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और अपना खाना खुद पकाते हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिशन टाइप को, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं अदर्स पे। लिखा है काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। अपने खाने को खुद बनाने में सक्षम नहीं होते, दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप। वो ऑटोट्रॉप यानी इन ऑर्गेनिज्म पे, यानी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर ऑन फूड, ठीक है, और दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली इन पे डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली इन पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल्स के लिए आप एनिमल्स ले सकते हो, जिसकी कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, और फंगाई भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जरा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, करते हैं, उनको ऑटोट्रोप बोलते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए। तो ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, यानी कि ग्रीन प्लांट। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब ऑटोट्रोप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। देखिए, आपको पता है हम फूड लेते इसलिए, न्यूट्रिशन लेते इसलिए ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो अगर इस इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी इनको मतलब एनर्जी नहीं मिल रही, प्लांट्स को अगर एनर्जी नहीं मिल रही अपने फूड से, तो प्लांट्स को फूड लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलकर आपस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट की मदद से कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। बाकी आप नीचे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑटोट्रोप लाइक प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अभी आपने पढ़ा इक्वेशन के फॉर्म में भी कि ऑटोट्रोप सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स एनर्जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which autotrophs take in carbon dioxide and water and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि होते हैं जिनसे उनको एनर्जी मिलती है। तो उसका इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है। और सनलाइट और क्लोरोफिल इसमें एक कैटालिस्ट का तरह उपयोग होते हैं। कैटालिस्ट होता है जो कि आप कह सकते हो रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है। इनको हमेशा एरो के ऊपर लिख के डिनोट किया जाता है। तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की मदद से, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, जो कि कैटालिस्ट का वर्क करते हैं। कैटालिस्ट में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो केमिकल इक्वेशन को करवाने में जो मेटल हेल्प करते हैं, ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो एज ए कैटालिस्ट सनलाइट और क्लोरोफिल में यूज हो रहा है, जो कि और अधिक अच्छी तरीके से केमिकल रिएक्शन को करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिला के ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं। देख पा रहे हैं आप, C6H12O6 बना देते हैं, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ग्लूकोज आपको पता है, जब हमारी बॉडी काफी कमजोर हो जाती है तो कई बार हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि हमें एनर्जी मिल सके, क्योंकि ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? देखिए, क्यों है ग्लूकोज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं ना, तो वो बाद में हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज की फॉर्म में ही बन जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। वो आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में टूट के मिल जाते हैं। तो वही ग्लूकोज इनको भी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मदद से ग्लूकोज ही बना रहे हैं अल्टीमेटली। लेकिन हम जब ग्लूकोज हमें पानी चढ़ता है, वो इसलिए चढ़ता है, आपने देखा हुआ, जब इंसान कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है या बीमार होता है तो हम उसको ग्लूकोज का पानी चढ़ाते हैं थोड़ा एनर्जी देने के लिए, ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाए और फिर वो उठ के खड़ा हो सके, खा पी सके और धीरे धीरे बॉडी को रिकवर कर सके। तो मेन लॉजिक उसके पीछे यही होता है स्टूडेंट्स, की वो फूड पार्टिकल्स को नहीं ले पाता उस टाइम, तो उसकी बॉडी में अल्टीमेट तरीके से आप कह सकते हो ग्लूकोज का इंजेक्शन देके या ग्लूकोज
का पानी चढ़ाया जाता है ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आए। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज हमें चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो या फिर कोई और भी हो। तो बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इन्होंने ग्लूकोज बनाया है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है ना। जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, जो कि रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलती है जो कि हम ले लेते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ही वाटर के भी निकलते हैं जो कि पौधों की पत्तियों से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू भाप बन के उड़ जाता है। एक्सेस वाटर जो होता है पौधों की पत्तियों पे से ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में भाप बन के उड़ जाता है। ये आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगा। तो इस तरह की इक्वेशन कुछ फोटोसिंथेसिस में होती है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में। मतलब रॉ मटेरियल में तो क्या ऐसे चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज की जाती है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिससे कि पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो वो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे सनलाइट है, दूसरा क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर होती है थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा पत्तियों पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, होल होते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इन्हीं स्टोमाटल पोर्स के थ्रू अपने अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो ऑक्सीजन है वो छोड़ देते हैं ताकि हम उसको ले सकें। तो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब है एंड प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। तो पौधों के लिए जो ऑक्सीजन वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको वो छोड़ देते हैं, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में थ्रू द स्टोमाटा ऑन द लीफ। तो लीफ पे जो स्टोमाटा होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम ले लेते हैं। और वाटर जो है, ठीक है, वाटर प्लस में डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। तो वाटर के साथ जो मेटल मिनरल्स डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ जो मेटल्स धरती के अंदर होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उनको पौधे रूट्स के थ्रू ऊपर तक ले देते हैं। तो इन सारे मेटल्स का यूज होता है वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सारे मेटल्स का इन सारे मेटल्स का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, फिर या फिर वाटर की रूप में मिनरल्स वगैरह हो, इन सारी चीजों को यूज करके पौधे जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाते हैं, ठीक है, भाप बन के। तो ये सारे रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होते हैं, जो कि इस एरो से पहले पहले के हैं, ठीक है। देखिए इस एरो के खत्म होने से पहले पहले के मटेरियल जो रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कि कच्चा सामान आप कह सकते हो, जो उस प्रोसेस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए जो सामान सारे यूज होते हैं उनकी ये लिस्टिंग है, और किसका क्या यूज होता है आपको बता दिया गया, कौन क्या काम करता है। जैसे क्लोरोफिल सनलाइट क्या ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है मतलब सोख लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमाटल पोर के थ्रू उनके अंदर जाती है, जो कि हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर जो है वो डिजोल्व हो जाता है मिनरल्स वगैरह के साथ, और रूट्स उसको ले लेती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं पौधों की पत्तियों तक, ताकि वो उससे अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला, मतलब फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर कहाँ पे होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो पौधों के अंदर कहाँ होती है, मतलब उसके स्टीम में होती है, बार्क में होती है, पौधों के तनों में होती है, पत्तियों में होती है, कहाँ पे होती है। तो लिखा है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, अभी आपको आगे फोटो भी मैं दिखाऊंगा इस पे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की पिगमेंट, जहां पे ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है। अब बोला मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी आपने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल। तो पहला तो काम यही हो जाता है कि लाइट एनर्जी जो है, जो सनलाइट आती है, ठीक है, उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, फिर कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है, और प्लस स्प्लिट कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो H2 होता है उसमें से हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, और रिडक्शन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि एक एनर्जी सोर्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी सोर्स होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ देता है, जिससे पौधों को एनर्जी मिलती है, उनका फूड मिलता है, ठीक है ना। अब स्टोमाटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जस्ट अभी 2 सेकंड पहले बताया था कि स्टोमाटा जो होता है टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि सरफेस ऑफ द लीव्स यानी पौधों की पत्तियों पे प्रेजेंट होते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमाटा कहते हैं उनको। आप यहाँ फिगर में और अच्छा समझ पाएंगे, फंक्शन समझ लीजिए इसके स्टोमाटा के। पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में,
O2 को तो बाहर निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं पौधे, और ऑक्सीजन यानी O2 को हमें दे देते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। उनके लिए वो वेस्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, अभी आपने पढ़ा होगा कि जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें वेस्ट मेटल के रूप में आप देख रहे हैं वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये वाटर है, ऑक्सीजन तो है ही, साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है। ये वाटर भी है। तो इसको भी पौधे जो है एक्सेस वाटर जो होता है, इसको पौधे वाटर वेपर के रूप में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू उड़ा देते हैं अपने पौधों की पत्तियों से। अब आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए एक पूरा पौधे की पत्तियों का सरफेस का फिगर दे रखा है आपको। तो आप देखिए क्लोरोप्लास्ट ये होता है, ठीक है, और स्टोमाटल पोर होता है, ये छेद होता है, ठीक है। इन छेद के अंदर ही आप कह सकते हो यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल होती है। तो ये जो स्टोमाटल पोर होता है, यहीं से आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इन्हीं पौधों की पत्तियों पे से जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है पौधों का, वो भाप बन के उड़ जाता है स्टोमाटल पोर के थ्रू, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। देखिए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन अब हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम या कह सकते हो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, उस तरह के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन है, ध्यान से सुनिएगा। एक होलोजोइक है, एक सेप्रोफाइटिक है और एक पैरासाइटिक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल टेक इन द सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल के लिए अमीबा जो है और एनिमल्स जो है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जिसमें आप फूड पार्टिकल्स को लेते हो, सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो, जैसे हम खाना लेते हैं अपना सॉलिड फॉर्म में, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा और एनिमल्स के अंदर हम फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, फूड को चबाते हैं, अंदर लेके जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, और उनको फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन इनकी फॉर्म में ये तोड़ देता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की टाइप है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, ठीक है, अपने भोजन को लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़े गले चीजों से लेते हैं, जैसे फंगाई हो गया, ठीक है, अपने खाने के लिए सड़ी गली चीजों पे डिपेंड होते हैं, वहां से अपना फूड लेते हैं। और थर्ड और लास्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की थर्ड कैटेगरी है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि पैरासाइट्स होते हैं, वो एक बॉडी में लीव करते हैं, ठीक है। जिसकी बॉडी में लीव करते हैं वो होस्ट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर ही होते हैं, आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं, कुल मिला के उन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनको होस्ट बोलते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल दे देता तो आप समझ पाएंगे। जैसे मच्छर है, मच्छर कहीं ना कहीं खून पीने के लिए, ठीक है, अपने फूड के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, या एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, किसी के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो मच्छर है, मॉस्किटोस है, वो पैरासाइट हो गए, और उस जिसकी बॉडी पे वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, XYZ, आप कह सकते हैं किसी एनिमल्स की हमारी बॉडी पे डिपेंड कर, तो हम होस्ट कहलाएंगे। तो वही बोला, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें पैरासाइट जो होता है, जो उस फूड को लेने वाला होता है, वो इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द होस्ट की बॉडी पे डिपेंड होता है एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे अपना फूड पार्टिकल ले लेता है, डेराइव कर लेता है, मतलब खोज लेता है यानी प्राप्त करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैस्कटा दे रखा है प्लांट, ठीक है, जो कि एक पैरासाइट है, ठीक है, ये डिपेंड होता है आपका टिक्स एक्सेट्रा है। अब मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ, ये नाम तो आपने ज्यादातर सुने नहीं होंगे, मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ। जैसे जोंक होता है ना, लीच, वो खून चूसता है, तो वो खून जब चूसता है तो वो एक पैरासाइट हो गया, और जिसका खून चूस रहा है वो होस्ट हो गया। अब हम अपनी बात कर लेते हैं, मच्छरों की बात कर लेते हैं। मच्छर जब हमारा खून चूसते हैं तो वो हमारे लिए होस्ट है, ठीक है, सॉरी, वो हमारे लिए पैरासाइट है, और हम होस्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी पे वो डिपेंड करते हैं, भले ही हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं, बट वो हमारे लिए क्या है, पैरासाइट, और हम उनके लिए होस्ट हैं। एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे बालों में कई लोगों के जू पड़ जाती है, ठीक है, तो जू जो है वो सर में उनके पल रही होती है बालों के अंदर, तो जू जो है वो पैरासाइट हो गई, और हम उसके लिए होस्ट हो गए, क्योंकि वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। चलते हैं थोड़ा और आगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो यूनिसेलुलर सिंगल साइड ऑर्गेनिज्म हो गए। फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, जो फूड है वो लिया जाता है पूरी सरफेस के थ्रू। एग्जांपल के लिए अमीबा और पैरामीशियम हो गए, ठीक है। यूनिसेलुलर कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अमीबा एलाइट, फिगर आपके सामने दी हुई है, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, और ये फूड पार्टिकल एलाइट। तो सबसे पहले धीरे धीरे उसको घेरता है, तो घेरने के लिए जो अपने आप कह सकते हो घेरा जो बनाता है, इसमें जो दोनों आप देखो हैंड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले, इस मूवमेंट को, फूड पार्टिकल को घेरने के मूवमेंट को सीडोपोडिया बोलते हैं। इसमें पी साइलेंट होता है,
इसको सियोडोपोडिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पिसियोडोपोडिया मत पढ़िएगा, सियोडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फूड पार्टिकल को घेर के एक वैक्यूल टाइप में आप कह सकते हो घेरा बना लेता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये घेरा बना लेता है, देन उस फूड पार्टिकल को पचा लेता है अपने अंदर खा के, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसको एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देगा ये। तो ये सारा तरीका है, आप देखें यहाँ पर लिखा भी है, बोला अमीबा सबसे पहले तो स्यूडोपोडिया बनाता है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अपने सेल मेम्ब्रेन को ऐसे इस तरीके से फैला के घेरता है, कैप्चर करता है फूड को, फिर टेक इन करता है फूड को, वॉक्यूल के अंदर लेता है, ठीक है। फिर डाइजेशन करता है फूड को इन द फूड वॉक्यूल, फूड वॉक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन करता है, और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है सिंपल सब्सटेंसेस का साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, ठीक है, मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो इट आउट, और उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो उसको बाहर निकाल देते हैं। पैरामीशियम में भी सिलिया होता है इसी तरीके से, जैसे इसके में स्यूडोपोडिया होता है, टेक इन करता है फूड को एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, और उसके बाद पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। सेम प्रोसेस होता है अमीबा वाला ही, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अब बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहले बोला इंजेशन, जिसमें हम इनटेक करते हैं फूड पार्टिकल्स का, ठीक है, खाने को हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं और चबाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेटल्स का इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी जो हम फूड पार्टिकल चबाकर अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि फूड पार्टिकल्स टूटने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स के रूप में टूट जाते हैं, और फिर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं फूड को, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और एसिमिलेशन का मतलब जब वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मसल आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन को जब बॉडी एज ए मसल बिल्डिंग के लिए उसमें यूज करती है, मसल को बिल्ड करने के लिए यूज होती है, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्ट मेटल बन जाता है उस फूड में से, जो बच जाता है वेस्ट मेटल, उसको हम इजेशन प्रोसेस बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, इजेशन कहलाता है। तो ये 5 स्टेप में हमारा न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, या फिर आप कह सकते हो किसी एनिमल की बॉडी में भी, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा 5 स्टेप में डाला हुआ है, एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा इंजेशन के प्रोसेस को। देखिए बोला डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एट इट्स डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह के तरीके से फूड को प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि वो फूड पार्टिकल्स कहाँ से ले रहे हैं और किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजेशन की। तो देखिए पूरी एक टेबल बना रखी है आपके लिए, और मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ कि डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल, डीडीटी का रूल हमेशा आप मेरा बनाया हुआ याद रखेंगे। डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक आपके लिए क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है एक तरीके से, ना ये डिफरेंस है ना ये डेफिनेशन है, लेकिन ये टेबल जरूर है। तो ये टेबल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो माउथ से आप कह सकते हो इनटेक करता है होल फूड का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन इसी तरीके से होता है, पहले हम खाने को मुंह में लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दांतों से टीथ से उसको चबाते हैं, च्यूइंग, ग्रिंडिंग ऑफ द फूड, ठीक है। उसके बाद टंग से उसको रोल करके फूड को टेस्ट करके स्वॉलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, खाने को अंदर ले जाते हैं नीचे तक पेट में, ठीक है। उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड, यानी जिससे स्लाइवा होता है, स्लाइवा यानी कि लार, जो हमारी बॉडी खाने को खाते वक्त हमारे लार बनते हैं ना, आपको पता भी होगा कि इसीलिए खाने को बोला जाता है कि एकदम चबा चबा के खाना चाहिए, और लार में अच्छे तरीके से मिलने के बाद खाने को निगलना ज़्यादा आसान हो जाता है। और उसमें स्लाइवा में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे खाने को और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेट की बात कर लेते हैं, कुत्ते की, अगर उनको चोट वगैरह लग जाती है तो अपने जीभ से चाट चाट के, ठीक है, अपने टंग से वो उस लार से चाट चाट के उस चोट को ठीक कर लेते हैं। तो लार में यानी स्लाइवा में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बॉडी को रिकवर करने के लिए, और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो स्लाइवा हमें खाने में अच्छी तरीके से मिलाना चाहिए ताकि हम खाने को मतलब पचा सकें अच्छी तरीके से। तो सैलिवरी ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं, यानी छोड़ते हैं स्लाइवा को और म्यूकस को बॉडी के अंदर, और स्टार्च जो है वो स्लाइवा ग्लैंड के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, कौन, स्लाइवा, देख पा रहे हैं। फिर आपको ऑस्टियोफेगस है, ठीक है, ऑस्टियोफेगस अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा सारी चीजों का, नीचे आई थिंक फिगर भी दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, ये सारा फिगर, इस पूरी फिगर को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस पार्ट को क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हैं, माउथ ये रहा, ये टंग है, ऑस्टियोफेगस इस नली को बोल रहा है, ठीक है, इस नली को बोल रहा है। तो वही बात बोल रहा है कि ऑस्टियोफेगस जो होता है, यहाँ पर आ गया आपका ऑस्टियोफेगस, जो नली होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, खाने को मुंह से स्टमक यानी पेट तक ले जाती है पैरासिटिक मूवमेंट के थ्रू, यानी कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ऑस्टियोफेगस। कहने का मतलब है कि जितनी दूर खाना जाएगा उतनी दूर मसल आपकी जो वो एक्सटेंट हो जाएंगी, एक्सपेंस हो जाएंगी, फैल जाएंगी,
ताकि वो खाना उसमें से ट्रेवल कर सके, और जितनी दूर से खाना पास आउट हो जाएगा उतनी दूर वो सिकुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस के थ्रू इस तरह के मूवमेंट को, खाने के फिसलने के मूवमेंट को, या आप कह सकते हो खाने के इस तरह के पहुंचने के मूवमेंट को पेट तक में पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ते हैं, ठीक है, जो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। तो स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ते हैं, सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इन गैस्ट्रिक जूस के क्या यूज है, 3 यूज है, आप ध्यान से देखिए। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक पेप्सिन होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और एक म्यूकस होता है, ठीक है। और ये कौन छोड़ता है, स्टमक छोड़ता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये 3 चीजें निकलती हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, बट गैस्ट्रिक जूस 3 फॉर्म, मतलब 3 चीजें होती है गैस्ट्रिक जूस में। तो ये 3 चीजें निकलती है, मैं इनडायरेक्टली यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। पहला होता है पेप्सिन, ये एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को पचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मीडियम है एसिडिक, और जब हमें कभी भूख लगती है, हमारे पेट में जलन सी होती है, तो आप समझ लीजिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, जिसकी वजह से हमें पेट में जलन होती है, ठीक है। एसिडिटी वगैरह या भूख लगना, इन्हीं सब चीजों की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होती है। और म्यूकस की अगर हम बात करें, तो म्यूकस एक इनर लाइनिंग की फॉर्म में, मतलब आप समझ सकते हैं, आप जैसे मोमोज वगैरह आप खाते हैं तो व्हाइट कलर का एक आपको म्यूकस की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। होता है ना, चटनी के साथ एक व्हाइट कलर का मटेरियल मिलता है, चटनी टाइप ही होता है, तो वो आप कह सकते हो म्यूकस कुछ वैसा होता है। और ये क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा ना पड़ जाए, उसको जला ना दे, उससे ये प्रिवेंट करता है। तो लिखा है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये उससे बचाता है, ठीक है ना। ये आपका स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक में ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस छोड़ती है, और गैस्ट्रिक जूस में से ये 3 चीजें निकलती है। पेप्सिन जो वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भूख लगाने का काम करती है, या आप कह सकते हो फूड को थोड़ा पचाने का काम करती है। और म्यूकस जो है, वो म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो पेट को कहीं जला ना दे, उसके इनर लेयर को जला ना दे, ठीक है ना। तो इन चीजों का ये यूज होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। 2 तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये है, ठीक है, आपकी ये जो पतली सी छोटी सी लाइनिंग आ रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारी आ रही है, ठीक है। ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें ये सारी पूरी बॉडी है, ठीक है। तो ये जो लंबा चौड़ा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ध्यान रखिए लार्ज इंटेस्टाइन के ये सारे पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये सारे पार्ट हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से पता चल रहा है छोटी होगी लेंथ में, और लार्ज वाली जो होगी वो लार्ज होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, यानी इंटेस्टाइनल एंजाइम एक तरह का लिक्विड होता है, आप कह सकते हो पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता, बट एक्वियस फॉर्म में होता है। तो एक तरह का लिक्विड होता है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है वो आप यहाँ डिटेल में देखिए। कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये काम करता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको विली बोलते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो खाने को कतरने का काम करते हैं। कतरने का इन से कि उसको क्रंच कर देते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए खाने को बिल्कुल क्रंच कर देते हैं, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए। सी पार्ट बोला रिसीव करता है सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, ठीक है, लीवर जो कि बाइल जूस छोड़ता है, ठीक है, और एम्यूलेसिफाई कर देता है, मतलब पचाने का काम करता है, ठीक है। लार्ज फैट को जो कि ग्लूबुलस होता है उसको ग्लूबस को तोड़ देता है। और पेनक्रियास जो है, मतलब आप कह सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास भी होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं ये पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो ट्रिप्सिन और लिपेस कह सकते हैं आप। ट्रिप्सिन और लिपेस 2 होते हैं पेनक्रियाटिक जूस, 2 टाइप के, ट्रिप्सिन और लिपेस। तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, और लिपेस जो फैट को लिपिड्स में बना देता है, तोड़ देता है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, पैनक्रियास जो है उसमें पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पैनक्रियाटिक जूस में 2 तरह के होते हैं, एक ट्रिप्सिन और एक लिपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है या बना देता है। लिपेज जो होता है वो फैट को लिपिड्स में तोड़ देता है या बना देता है, ठीक है। यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क था। और 6th स्टेप है, लास्ट स्टेप, लार्ज इंटेस्टाइन का, खाने को पचाने का। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस ऑफ वाटर, जो भी फालतू पानी होता है उस खाने के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर, उसको एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टोर कर लेता था कि हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहे, कहीं भी सूखे ना, या हमें पानी की कमी बॉडी में महसूस ना हो, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस वाटर को, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। तो बाकी जो बचा हुआ खाना होता है वो इस एनस के थ्रू, ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीशन मीडियम है, ठीक है, पॉटी का जो रास्ता होता है उसके थ्रू ये
बाहर निकाल देता है, चाहे वो सुसु हो या पॉटी हो, दोनों ही चीज़ों को माध्यम से ये निकाल देता है एक्सेस खाने को। हालांकि यहाँ एनस जो है वो पॉटी के रास्ते को ज़्यादातर बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सुसु का जो रास्ता होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, एनस के थ्रू ये निकाल देता है वेस्ट मटेरियल को, जो भी बॉडी के लिए अनयूजफुल मटेरियल होते हैं, जो भी हार्मफुल होते हैं या फिर आप कह सकते हो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको वो निकाल देता है, लाइक यूरिया हो गया, ठीक है। तो अब ये एक फिगर है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। देखिए माउथ है, टंग है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, इतना कोई डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। इसको फिगर देख के ही समझ में आ रहा है किस पार्ट को क्या बोला जाएगा। ये लीवर है, ठीक है, ये गाल ब्लैडर है, स्टमक है, ठीक है, स्प्लेन पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारे पार्ट हैं। तो ये सारी चीजें आप इस फिगर को एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ताकि पेपर में अगर पूछे किसी पार्ट को, फोटो देके फिगर देके बोले कि किस पार्ट को क्या बोलते हो, तो आप इसको बना सके, बस इसका इतना ही यूज है। बाकी सबके यूज जो थे वो मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। अब चलते हैं अगली प्रोसेस पे, जो हमारे आप कह सकते हो न्यूट्रिशन का अगला प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो मेन लाइफ प्रोसेस है, तो उनमें अगला प्रोसेस है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने पूरा खत्म कर लिया है, अब हम रेस्पिरेशन पे आ गए। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करते हैं दो चीजें। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, सांस लेना ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन इससे फार बेटर देन है, इससे ज्यादा बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन इटसेल्फ ब्रीदिंग नहीं है। रेस्पिरेशन इससे बहुत बड़ी प्रोसेस है, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बोल रहा है रेस्पिरेशन दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। पहला गैसेस का एक्सचेंज, लाइक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना एटमॉस्फेयर से और रिलीज करना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ब्रीथ करना, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है, ब्रेक डाउन करके फूड को, ये भी इसका काम है, किसका, रेस्पिरेशन का। यानी जो ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और आपको पता है ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, वो एक कैंडल वाला प्रैक्टिकल आप सबने किया होगा, जिसमें कैंडल को हम कवर कर देते थे और ऑक्सीजन नहीं मिलता था, वो बुझ जाती थी, ठीक है। तो सेम आप समझ सकते हो कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे, वो टूट नहीं पाएंगे और उससे एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। खाने को जला के एक तरीके से आप कह सकते हो, जलाना मतलब आग नहीं लगा देता, जलाने का मतलब फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन की हेल्प से। और इस तरह के जो एनर्जी के सोर्स को, मतलब आप कह सकते हैं इस तरह का जो एनर्जी हमें मिलता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस टाइप का जो फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह के एनर्जी के सोर्स को पाने को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी, सिंपल फूड को ब्रेक डाउन कर देता है एनर्जी पाने के लिए, ठीक है, सेल्स के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के, एक इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को लेना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जिस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और दूसरा ब्रेक डाउन सिंपल फूड को, ठीक है, टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, अलग अलग तरीकों से ग्लूकोज को तोड़ देना जो है, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, कार्बन और शुगर की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। कैसे टूटेगा ध्यान से देखिएगा, साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। 9th क्लास में आपने सेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के तीन पार्ट होते थे ना, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का, उसके अंदर इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है अलग अलग फॉर्म में, देखिएगा कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, सेल को एनर्जी मिले, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी मिलती है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है, ठीक है, तो इथेनॉल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी मिलती है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो वाटर एनर्जी और एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, मतलब तीन तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा रेस्पिरेशन होता है। पहला तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मसल्स के अंदर वो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बिल्ड होता है, बनता है और एनर्जी मिलती है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है, जिसमें दो स्टेप होते हैं, एक तो गैसेस का एक्सचेंज और दूसरा फूड का ब्रेकडाउन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। अब रेस्पिरेशन की हम बात कर लेते हैं। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप समझ सकते हैं कि
नाम से पता चल रहा है कि एयर होगी कहीं ना कहीं। तो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी ऑक्सीजन में प्रेजेंस नहीं होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है इस तरह का रेस्पिरेशन, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, और इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं, यानी इससे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एंड प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा मेटल जो वेस्ट मेटल होता है इससे ये निकलता है, और इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलता है। इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में जिस तरह का हम करते हैं, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन का टाइप। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जरा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने फूड इनटेक के पूरी टेबल समझी थी ना, फूड इनटेक की टेबल कि कैसे कैसे किसके किसके बाद क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, तो ये आपका फूड इनटेक का पूरे टेबल था। ये टेबल मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद ये आपका जो एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीडीटी के रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको रूल बताया डिफरेंस डेफिनेशन टेबल, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता ही है। ठीक है, और ये पूरी टेबल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि कैसे कैसे हमारी एयर पास होती है किस किस माध्यम से, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू या किस किस बॉडी पार्ट के थ्रू होती हुई गुजरती है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में। तो देखिए पहले बोला पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर का पैसेज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, नोस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी। ठीक है, फिर फ्रिनिक्स है, फिर लाइनिक्स है, फिर ट्रैचिया है, फिर ब्रोकोई है, ठीक है, ब्रोंची है, फिर ब्रोक्रोली है, फिर ओल्वेली है, और फूड ब्लड कैपिलरीज है। और ये जो पार्ट है ब्रोची से लेके ब्रोकोई से लेके ब्लड कैपिलरीज तक, ये लंग्स के पार्ट होते हैं, तो दैट इज वाई इसको ब्रैकेट में बोल रखा है कि लंग्स के पार्ट है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे कैसे होता है नोस्ट्रिल। और ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा एक फिगर इनकी, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक एक फिगर दिया होगा आपको, इसमें तो शायद नहीं दिया है, बट नहीं इसमें नहीं दिया है, कोई नहीं, आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हो, बट इतना डिटेल में यहाँ पर दिया नहीं है। एनसीईआरटी की जो बुक है ना प्रॉपर, उसमें शायद इसका फिगर बना होगा, तो आप देख लेना। नोस्ट्रिल क्या होता है, हमारे नाकों के जो छेद होते हैं उसको बोलते हैं। फिर नाकों से जो नली जाती है, ठीक है, आप समझ रहे, नेसल पैसेज उसको बोलते हैं, नाकों से जो नली जाती है हमारे फेफड़ों तक, ठीक है, तो उसको नेसल पैसेज बोलते हैं। फिर नेसल कैविटी तक पहुंचता ही है, और फिर फ्रिनिक्स हो गया, वहां तक पहुंचता है, लैनिक्स हो गया, ठीक है, गले में, वहां तक फिर ट्रैचिया तक पहुंचता है। ठीक है, लंग्स के अंदर जो टच होते हैं पार्ट लंग्स तक जो पहुंचाते हैं वो ट्रैचिया होता है। फिर ब्रोकी, लंग्स के अंदर के पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोकियल्स, एल्वोली, और फूड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये बस मतलब इनके नाम याद रखने की किसके बाद, मतलब इस पूरे टेबल को याद रखना कि पहले कहाँ पहुंचता है और बाद में कहाँ पहुंचता है, ये आपका मेन काम है इसमें। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको ये सारी चीजें याद रखना कि नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी। ऑर्डर पूछ लेता है कई बार कि पहले कहाँ पहुंचा और बाद में कहाँ पहुंचता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए पहले कहाँ जाता है उसके बाद कहाँ जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए किस किस ऑर्डर में कैसे कैसे पहुंचता है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि ये जो चार पार्ट है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये जो चार पार्ट है, ठीक है, कोई भी पार्ट का नाम दे देगा, बोले बताओ ये किसका पार्ट है, कहीं ये लंग का पार्ट तो नहीं, इसमें से कौन सा लंग का पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि लंग्स के चारों पार्ट हैं, ब्रोकी, ब्रोक्यूलस, एल्वोली और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब एक डिफरेंस और आ गया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस बोल रहा है। तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थियोरेटिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, थियोरेटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसमें सिकुड़ती है, ठीक है, चेस्ट कैविटी, और इसमें आपकी बढ़ती है, मतलब फैलती है। रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, इसमें रिब्स जो है मूव डाउनवर्ड हो जाती है। आप ध्यान से देखो, फिगर दे रखा है, इसमें अगर हम बोले तो थोड़ा सा आप देख रहे हो फैल रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, सिकुड़ रही है, ये थोड़ा गोल बन रहा है, ध्यान देख रहे हैं आकार इसका, ये गोल बन रहा है, और इसमें थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है। तो ये चीज बोल रहा है वो कि इसमें जो रिब्स हैं, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है शेप में, इसमें जो है वो डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, इसमें रिब्स मूव डाउनवर्ड, इसमें नीचे की तरफ रिब्स जाती हैं, इसमें रिब्स अप लिफ्ट अप होती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसमें नीचे की तरफ जाती है। जब हम इनहेलेशन करते सांस लेते हैं तो रिब्स हमारी ऊपर की तरफ उठती हैं, इसमें हमारी रिब्स नीचे की तरफ जाती हैं। इसमें डायफ्राम जो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, इसमें डायफ्राम डोम शेप का यानी गोल हो जाता है। अभी मैंने आपको नीचे दिखाया था, देखिए ध्यान से, ये गोल हो गया है, ठीक है, इसमें डायफ्राम गोल हो गया और इसमें आपका फ्लैट हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में और अच्छा फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, एयर एंटर्स द लंग, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर हवा भर जाती है, और इसमें हमारी हवा जो फेफड़ों से है वो निकल जाती है। बहुत इजी डिफरेंस है, इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फिगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एयर रशिंग इन द लंग्स, अंदर जा रही है, फिर यहाँ से पहुंच रही है, फिर अलग अलग पार्ट तक पहुंच रही है बॉडी के, और इसमें जो है रिब्स वगैरह ये सारी जो है, ठीक है, ये इसमें से एयर निकलती है। और ये सारा हमारा जो देख रहे हैं आप, रिब्स के पार्ट बना रखे हैं इन्होंने, ये सारी रिब्स हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे ये सारी फिगर को। और एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, और अच्छा फिगर दिया हुआ है, आप
वहाँ से प्रॉपर एक बार देख के इसको समझ लीजिएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक के जो फिगर्स हैं उनको खोल के अपने सामने रखिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये इनहेलेशन था और ये एक्सेलेशन था, जो फिगर है ये इनहेलेशन का प्रोसेस है और ये एक्सेलेशन का प्रोसेस है। मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वियस, ब्लड एंड टिश्यूज। तो भैया एयर जो है रिच इन ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से भरी हुई हवा होती है, वो ब्लड तक पहुंचती है। ब्लड में जो है वो आप कह सकते हो बाइंड होता है हेमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको एक पार्टिकल होता है, एक पार्ट होता है, एक आप कह सकते हो ब्लड में एक फीचर होता है, आप कह सकते हो हेमोग्लोबिन बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो बाइंड हो जाता है, बांध लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ, O2 को। ठीक है, और O2 इज रिलीज इन द एल्वियस थ्रू ब्लड वेसल्स टिश्यू। तो O2 जो ऑक्सीजन जो है एल्वियस के थ्रू ब्लड वेसल्स में, यानी कि शरीर के कोने कोने तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, ब्लड इन टिश्यूज में, एल्वियस में थ्रू द ब्लड वेसल टिश्यू। तो ब्लड वेसल टिश्यूज के थ्रू कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। कैसे? रिच इन ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, और फिर जैसे जैसे ब्लड का फ्लो होता है शरीर के कोने कोने तक, वैसे वैसे ये चीजें पहुंच जाती हैं, यानी ऑक्सीजन बॉडी के कोने कोने तक पहुंच जाती है। सेम प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, ये रिलीज होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, डिसॉल्व हो जाते हैं ब्लड में। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स मतलब कि आप कह सकते हो आर्टरीज और वेन्स को ब्लड वेसल बोल रहे हैं, क्योंकि वेसल का मतलब तो बर्तन, तो ब्लड किसके अंदर बहता है? जैसे एक पानी को होल्ड करने के लिए एक बर्तन चाहिए, ग्लास चाहिए, वैसे ब्लड को होल्ड करने के लिए नसें चाहिए, जिनको आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं, तो इनको ब्लड वेसल बोल रहा है। इन ब्लड वेसल्स में रिलीज होती है एल्वियलर सैक के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल से रिलीज हो जाती है एल्वियलर सैक के अंदर और सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल्स। ठीक है, और वहां से इनको नोस्ट्रिल तक भेजा जाता है फ्रॉम टिश्यूज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का बॉडी के कोने कोने तक पहुंचने का और फिर वहां से बाहर निकलने का। तो सेम प्रोसेस है आने का और जाने का। ऑक्सीजन जो है पहले नाकों के थ्रू हमारे यहाँ लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में आप कह सकते हो कि एक एल्वियोलर सैक होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक पहुंचता है। ठीक है, फिर ब्लड के थ्रू, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, वो बाइंड कर लेता है ब्लड को, और शरीर के कोने कोने तक जैसे जैसे ब्लड बहता है वैसे वैसे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सेम प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जब एनर्जी, जब हम फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन की मदद से और एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी सेम प्रोसेस के थ्रू, एल्वियोलर सैक के थ्रू, वो आपके कह सकते हो ब्लड वेसल्स में मिलके और लंग्स तक पहुंचते हैं, और लंग्स से फिर नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो कि एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जमीन पर रहते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं डायरेक्टली हवा में मिली हुई ऑक्सीजन। और एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी वाले जंतु, जो कि पानी में डिजोल्व की हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मछली हो गई, आपका मगरमच्छ हो गया, या फिर कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो डिजोल्व हो जाते हैं रेस्पिरेशन, जो पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और टेरेस्ट्रियल यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में हो गया होगा, आ गया होगा। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपको पता है स्टोमाटल पोर्स के थ्रू होता है, यानी जो स्टोमाटा होता है उसमें छेद होते हैं और उनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है, बोला रेस्पिरेशन इन प्लांट इन सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उससे कहीं ज्यादा आसान होता है प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो ऑकर होता है, यानी आप कह सकते हो परफॉर्म करता है स्टोमाटा लीव्स के थ्रू। ठीक है, जो पौधों पे, पत्तियों पे जो स्टोमाटल पोर्स होते हैं उनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। और लेंटिकल्स जो पौधों के होती हैं स्टीम्स के अंदर, उनके थ्रू भी, यानी जो पौधे की जो स्टीम होती है, आप कह सकते हो स्टीम मतलब कि शाखाएं होती हैं, उनमें लेंटिकल्स नाम से भी छिद्र होते हैं, वहां से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। और सरफेस ऑफ द रूट, मतलब रूट जो होते हैं उनके सरफेस पे भी कुछ छेद होते हैं, वहां से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, वहां से भी सांस लेते हैं पौधे। ठीक है, तो ये हमने अब रेस्पिरेशन का भी जो लाइफ प्रोसेस का सेकेंड स्टेप था वो भी हमने खत्म कर लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे आ गए। ठीक है, सेकंड आई थिंक या थर्ड होगा, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा, बट ये स्टेप भी खत्म हो गया रेस्पिरेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि फूड पार्टिकल्स को या जो भी इंपॉर्टेंट चीज लाइक ऑक्सीजन हो गया उसको बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो वो कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलरली सप्लाई ऑफ फूड। अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह ह्यूमन बींग्स को भी फूड चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, और दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, फूड को और आप कह सकते हो ऑक्सीजन को बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाने को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, लेकिन इसको हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि सर्कुलर करता है, मतलब गोल गोल घुमाता है ना ब्लड को,
तो ब्लड के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी मूव करते हुए, आपने ऊपर पढ़ा भी कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन बॉडी के कोने कोने तक पहुंचती है, तो सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। वैसे ये प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, यानी बंटवारा करने का, बॉडी के कोने कोने तक हर चीज को पहुंचाने का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो 3 पार्ट्स में आप कैटेगराइज कर सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम को। पहला हार्ट है जो कि पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, आर्टरीज और वेन्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स हैं। मैंने आपको बोला ही था कि आर्टरीज और वेन्स को, अभी 2 सेकंड पहले मैं आपको बताया था कि आर्टरीज और वेन्स को ब्लड वेसल्स बोलते हैं, यानी कि ब्लड को होल्ड करने वाले बर्तन, आप एक तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ब्लड के साथ जो लिम्फ होता है, ब्लड और लिम्फ में जो, वो भी सर्कुलेटरी मीडियम है एक हमारा, क्योंकि वही तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं, उन्हीं के थ्रू तो सारी चीजें पहुंचती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीनों चीजों को कंसिस्ट करके मिला के बनता है, ठीक है ना, हार्ट, आर्टरीज और वेन्स और ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक करके। पहले देखिए डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको समझिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आप समझ नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है लंग्स। देखिए फूड मतलब एयर की पहले बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में जो एयर आती है लंग्स तक आती है, लंग्स से आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से जाती हुई है पल्मनरी वेन, ठीक है, पल्मनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट आर्टरी में जाती है। देखिए 2 चीजें होती है, एक आर्टरी होता है, एक आर्ट्रियम होता है। जैसे हम एक सिंगल दांत को तूत बोलते हैं, ठीक है, एक सिंगल दांत को तूत बोलते हैं, और बहुत सारे दांत एक साथ होते हैं तो उसको तीत बोलते हैं। तो वैसे ही हमारी ब्लड, आप कह सकते हो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो उनको हम 4 पार्ट में कैसे बांटते हैं, देखिए लेफ्ट पार्ट जो होता है उसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, ऊपर का सेक्शन हार्ट का, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है, और राइट पार्ट जो अप साइड वाला होता है ऊपर वाला, उसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला सेक्शन है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, नीचे वाला निचला जो हिस्सा होता है हार्ट का उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल हो गया। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये आर्ट्रियम सिंगल सिंगल है, जब सिंगल सिंगल बोला जा रहा है तो आर्ट्रियम बोला जा रहा है, जब इनको एक साथ बोला जाएगा तो उसको आर्ट्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आर्ट्रिया, ठीक है। तो आर्ट्रिया ठीक उसी तरीके से जैसे तीत होते हैं और आर्ट्रियम ठीक उसी तरीके से जैसे तूत होता है। तो हमारी बॉडी के आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये वो नस है, ये वो ब्लड वेसल है जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये निकलता है और मेन आर्टरी जिसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है, नाम दिखा रहा है आपको, आयोटा बोलते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के अदर ऑर्गन तक पहुंचता है। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो कि 2 तरह का फ्लो है, एक पहले यहाँ से आप देख रहे हो लंग्स से आपका हार्ट तक आ रहा है, और हार्ट से फिर निकल के बॉडी के बाकी पार्ट तक, बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो 2 सर्कुलेशन हुआ इसमें, एक तो यहाँ से लेके आपके हार्ट तक, और फिर हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बाकी बॉडी के अदर पार्ट तक, और दैट इज वाई इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन। लिखा है ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक कंप्लीट साइकिल तक, बॉडी के कोने कोने तक पहुंचने के लिए ब्लड जो है वो 2 बार ट्रेवल करता है हार्ट के थ्रू, ठीक है। दिस इज दैट इज वाई इसको कंप्लीट साइकिल को हम ट्वाइस, जो ब्लड ट्रेवल करता है इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो चूंकि हार्ट जो है, दिल जो है हमारा, वो 2 बारी ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, एक बार लंग से लेके हार्ट तक आता है और फिर हार्ट से लेके बॉडी के अदर ऑर्गन तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका बोल रहा है कि जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, कहाँ? लेफ्ट आर्टरी में, और लेफ्ट आर्टरी में जो पहुंचता है वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू मेन आर्टरी यानी कि आयोटा से होते हुए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के अदर ऑर्गन तक पहुंचता है। फिर बॉडी के अदर ऑर्गन तक जब पहुंचता है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचने के बाद फूड को आप कह सकते हो एक तरीके से रिलीज किया जाता है, उसमें फूड में मतलब फूड फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, एनर्जी की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स एनर्जी की फॉर्म में, और फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद जो एनर्जी होती है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यूज कर लेती है, और फिर उसमें से जो उस पूरे प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस ब्लड में, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, और वो फिर राइट आर्ट्रियम तक जाता है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम तक पहुंचता है। राइट आर्ट्रियम यानी बॉडी का अपर पार्ट, चेस्ट का अपर पार्ट, हमारे चेस्ट का अपर राइट पार्ट राइट आर्ट्रियम तक पहुंचते और वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद, ठीक है, वहां से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी जिसको जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ले जाती है, लंग तक पहुंचाती है, और लंग से ये सीधे आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है नाक के थ्रू, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं तो बाहर निकल जाता है।
तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी बार यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं इस बार में भी 2 बार सर्कुलेशन होगा बॉडी के अदर पार्ट से आपके राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग तक। तो ये जो 2 बार घूमने का प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू दिस हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक ब्लड को 2 बार ही घूमना पड़ता है, दैट इज वाई इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है ना। और ये जो पूरा डायग्राम मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, इस डायग्राम की हेल्प से आप नीचे वाला डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये पूरा आप समझ सकते हैं, ये हार्ट की हमारी शेप है। ठीक है, इसमें किस पार्ट को क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, इसको लेबल किया हुआ है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये है, पल्मोनरी वेन ये है, लेफ्ट ऑरियल ये है, बाइस्क्विड वैल्यू ये है। तो इस फिगर को आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए आयोटा जो है वो कहाँ पे है। इस हार्ट की शेप दे देगा और लेबल करने के लिए बोल देगा आयोटा कहाँ पे बताइए, या फिर बोल देगा आयोटा ये है तो बताइए इसका काम क्या है। तो आपको ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि आयोटा जो होती है हमारी मेन आर्टरी कहलाती है, और इसी के थ्रू आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। तो डायरेक्शन दे रखा है ब्लड के फ्लो का। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एरो बना बना के शो किया कि यहाँ से इसमें आता है, फिर आपके इसमें से इधर जाता है, फिर इसमें से निकल के बाहर निकल के फिर यहाँ तक आता है। इस तरीके से मैंने आपको ऊपर ये सेम फिगर, इसी चीज को आपने यहाँ पर एरो डायग्राम के थ्रू समझा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने एक लेबल डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है। तो सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बोल रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। बोल रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ब्लड जब मूव करता है हार्ट से लंग्स की तरफ और बैक टू द हार्ट। ठीक है, ब्लड जब आपका मूव करता है हार्ट से लंग की तरफ और फिर हार्ट की तरफ, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव करता है फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो इसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं ऊपर आपको फिगर के थ्रू बताता हूँ। ब्लड जब मूव करता है हार्ट से लंग की तरफ और फिर हार्ट की तरफ, तो आप अगर ऊपर देखें तो लंग से हार्ट की तरफ ये आया, ठीक है, और फिर अगेन जब आपका हार्ट से वापस लंग्स की तरफ जाता है, ये ऊपर वाले दोनों फिगर, ये वाला, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये लंग्स की तरफ वापस जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ना कि ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग एंड अगेन बैक टू द हार्ट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट से, ये हार्ट है हमारा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है, और फिर आपका नीचे आता है, बोल रहा है फ्रॉम द बॉडी टू द बैक ऑफ द हार्ट। रेस्ट ऑफ द बॉडी से फिर हार्ट तक जाता है। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी कौन सी, ये यहाँ बॉडी के अदर पार्ट से फिर आपका हार्ट तक जाता है, राइट आर्टरियम तक। ठीक है, राइट आर्टरियम तक जाता है। तो इस प्रोसेस को आपका क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन याद रखेंगे, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी में ब्लड मूव होता है, घूमता है हार्ट से यानी दिल से लंग्स की तरफ और फिर हार्ट की तरफ, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड मूव करता है हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में और फिर बैक टू द हार्ट, दोबारा हार्ट तक आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं ब्लड के ऊपर, थोड़ा ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड देखिए कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्लड जो है वो टिश्यू का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी टिश्यू जो है आपके वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो ब्लड है इकलौता टिश्यू है जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सॉलिड कंपोनेंट ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड कार्पल्स, और लिक्विड कंपोनेंट में प्लाज्मा है। अब सॉलिड कंपोनेंट के अंदर आपके आरबीसीज हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और लिक्विड कंपोनेंट में आपका प्लाज्मा है, जिसके अंदर डिटेल ये बता रखा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैरी करती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन नाम का एक मटेरियल होता है, जो ब्लड को कैरी कर लेता है, बाइंड कर लेता है अपने साथ और बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाता है। तो आरबीसीज जो है वो कैरी कर लेते हैं गैस को, ठीक है, O2 को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी जो अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और हेमोग्लोबिन की मदद से बाइंड करके बॉडी के कोने कोने तक पहुंचा देते हैं, और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। ब्लड प्लेटलेट क्या होती है, ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। जब आपको कभी चोट लग जाती है और आपका खून जमने लग जाता है, तो वो इसलिए जमता है ताकि आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट, अगर ब्लड प्लेटलेट नहीं है आपकी बॉडी में तो आपका खून बहना रुकेगा नहीं और आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी आपका प्रोवाइड करते हैं डिफेंस बाय द एनफ्लिंग्स द जर्म्स एंड द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो डब्ल्यूबीसी जो है आपकी बॉडी में क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम बनाती हैं और आपकी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं वो डेवलप करती है, ताकि आप बाहर के जो अनवांटेड जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। यानी आपकी बॉडी में एक तरीके से एंटीबॉडीज बनाने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। फिर हम बात करते हैं आपके प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड कंटेन होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं।
लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन विद एल्यूमिनियम, ग्लूबिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एक्सेट्रा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है लिक्विड कंपोनेंट होता है बॉडी का, ठीक है, फ्लूइड वगैरह। इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे थोड़ा सा और। लिम्फ क्या होता है, ठीक है, एक येलोइश फ्लूइड होता है, एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। तो ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि बॉडी से निकलता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन कवर करता है ये। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। लिम्फ जो है टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म, ठीक है। हार्ट से किस तरफ को लिम्फ फ्लो होता है, फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, और इस बात का ध्यान रखता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू जो जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी खत्म कर देता है। जो हमारी बॉडी में जर्म्स होते हैं उनको खत्म करने में हेल्प करता है। अब ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको 12 बोला कि ब्लड वेसल्स आपके आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। डीडीटी का रूल आपको पता ही है। और प्लांट्स में भी जो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी आपका डिफरेंस है। तो दोनों ही तरह के डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपका जो जाइलम और फ्लोएम है, और आर्टरीज और वेन्स जो ह्यूमन ब्लड के सेल्स हैं, वेसल्स हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस है, उनको भी याद कर लीजिएगा। तो आर्टरीज की बात कर लेते हैं। कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट तक, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। और ये जो है वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसमें भी बात वही, पल्मोनरी वेन जो है ऐसा नहीं करती है। और आर्टरीज जो है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि बॉडी के कोने कोने तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहलाती है। जबकि ये कलेक्टिंग वेसल कहलाती है, बॉडी के कोने कोने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करके बाहर निकालने का काम करते हैं। दैट इज इनको कलेक्टिंग वेसल बोला जाता है। वेसल मतलब आप बर्तन मान लो, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये थिक और इलास्टिक होती है, थोड़ा मोटी होती है और लचीली होती है। ये जो होते हैं थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, इनके मुकाबले कम इलास्टिक होती है, कम लचीली होती है। ये डीप सीटेड होती है, काफी आप कह सकते हो गहरी होती है। और ये जो है सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, इनके मुकाबले कम डीप सीटेड होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं प्लांट के अंदर। तो दे आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन द प्लांट। प्लांट में दो तरह के कंडक्टिंग पाथवेज हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो जाइलम, ठीक है, और दूसरा है आपका फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जाइलम जो है वो कैरी करता है वाटर और मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वाटर और मिनरल को आपके पौधे के पूरे कोने कोने तक पहुंचाने का काम ये टिश्यू करता है, जिसका नाम है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है, फूड बनता है, उसको बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, और वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम बॉडी के कोने कोने तक जाइलम करता है। इसमें एनर्जी की यूज जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि फूड बनता है तो फूड कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम एटीपी यानी कि एंड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इस फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और यूज होती है, ठीक है ना, स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, मतलब पौधों के पत्तियों के अंदर। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया पीछे अभी, और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिससे पौधे अपना वाटर जो है वो लॉस करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर, उसको लूज कर देते हैं एज वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में एक्स्ट्रा पानी को भाप बना के उड़ा देते हैं फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट वो होते हैं पौधों की पत्तियों के पार्ट्स को बोलते हैं, मतलब पत्तियां जो होती है वो एरियल पार्ट होती है। एरियल पार्ट मतलब जो हवा में होते हैं पार्ट, हवा में, ठीक है। तो एरियल प्लांट पौधों में कौन सी होती है, पत्तियां ही होती हैं जो कि हवा में होती हैं। तो इन पार्ट्स के थ्रू यानी पौधों के पत्तियों के थ्रू आप भाप बना के उड़ा सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पौधे अपने एक्सेस वाटर को, फालतू पानी को लॉस कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं भाप के रूप में उड़ा के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब एक्स्ट्रा पानी वो लॉस करेंगे तभी तो नीचे से एक्स्ट्रा पानी और खींच पाएंगे, एक्सेस पानी को हटाने के बाद ही एक्स्ट्रा पानी खींच पाएंगे, और उस पानी के साथ साथ मिनरल्स भी पौधों तक पहुंचता है। दैट इज वाई वो नीचे से रूट से पौधे जो है वो पानी को सोखते हैं ताकि मिनरल्स भी साथ साथ मिल जाए। तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, मिनरल्स का, बाय क्रिएटिंग पुल, ठीक है। हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में भी। एक्स्ट्रा पानी होता है तो कई बार टेम्परेचर जो होता है वो आपका बहुत डाउन रहता है, तो उसको लूज करना भी जरूरी है पानी को, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो, उनको पौधों को गर्माहट मिले। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है पौधों का लीव्स के थ्रू, उसको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्यों पत्तियां फूड फैक्ट्री क्यों कहलाती है, क्योंकि खाना वही बनता है, ठीक है।
टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो पौधों के पत्तियों से खाने को कोने कोने तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पौधों के पत्तियों से खाने को जब कोने कोने तक पहुंचाया जाता है, बॉडी के अदर पार्ट तक, पौधों के अदर पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। पौधों के पत्तियों से जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको पौधों के अदर पार्ट तक, कोने कोने तक पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब पौधे अपने एक्सेस वाटर को लूज कर देते हैं, ठीक है, थ्रू द एक्स्ट्रामाइटल पोर्स, भाप बना के उड़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। अब चलते हैं, अगला जो हमारा प्रोसेस है लास्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनी। अब देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक डायग्राम है छोटा सा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं, इनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो द किडनी, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इन किडनीज के थ्रू ही हम आपका जो वेस्ट मटेरियल है, लाइक पेशाब वगैरह हो गई, वेस्ट मटेरियल को छान के प्योर किया जाता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है। यूरेटर जो होते हैं द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि ये जो डक्ट है, नली है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं यूरेटर, ठीक है। तो आपका ये जो यूरेटर्स हैं वो आपके 2 डक्ट हैं, ठीक है, आपके इस तरीके से यहाँ से, ये थोड़ा सा एरो इन्होंने गलत लगाया, थोड़ा सा इधर होना चाहिए राइट साइड में, बड़ा समझ ये जो नली टाइप में आ रही है इस ब्लैडर तक, ये आपका यूरेटर कहलाएगा, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर इस गोल सा है, आप मेटल देख सकते हैं, आपको पता है कि जहां पर हमारी पेशाब इकट्ठा होती है इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके बाद आपका द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिससे हमारा जो पेशाब है वो बाहर निकलता है। तो ये सारी चीजें आप अगर एक बार फिगर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी है, ये आपका आयोटा है, ठीक है, जो आपने देखा था ना हार्ट से गई हुई थी, तो ये आयोटा है, वो वही ब्लड वेसल है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था जब हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आयोटा के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद आपका ये कह सकते हैं यूरेटर है, जो नली है जो आपके किडनीज को जोड़ती है आपके यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होती है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये ओपनिंग है जिससे पेशाब निकलती है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है, ओपनिंग और यूरेथ्रा, ध्यान रखेंगे। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, देखिए ध्यान से। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी, ठीक है, दैट जनरेट्स मेनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जब खाना पचता है और भी चीजें होती है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो कि वेस्ट मटेरियल इंक्लूड करती हैं। तो उन वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और इनको बाहर निकालना हिंस नीडेड टू बी रिमूव, तो इसलिए बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो अब देखिए मटेरियल जो एक्सक्रीट किए जाते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट किए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है और यूरिन है, ठीक है। और मटेरियल जो कि और एक्सक्रीट किए जाते हैं उसमें एक्सेस वाटर है, जो स्वेट यानी पसीने के रूप में, और यूरिन यानी पेशाब के रूप में निकल जाते हैं। और गैसेज हैं जो कि आप समझ सकते हैं, हम अब फार्ट करते हैं तो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। और सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी कि आपका नमक के फॉर्म में भी, जब आप कह सकते हैं कि पसीना निकलता है तो आप कभी उसको टेस्ट करके देखिएगा, उसमें हल्का नमक का टेस्ट, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, तो उसके थ्रू भी आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी से तरह तरह के वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, एक एक करके भी समझेंगे। अब दूसरा इसमें बोल रखा है एक्सक्रीटरी के अंदर ये जो आपका प्रोसेस बताया हुआ था एक्सक्रीशन का, इसमें पहला तो इन्होंने ये डिटेल बताया इसके बारे में, और दूसरा आपको बोला यूनिसेलुलर ऑर्गन रिमूव दिस वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन, जैसे आपने अमीबा के अंदर पढ़ा था, अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। वो अपने खाने को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड पार्टिकल्स में एनर्जी मटेरियल्स को, जो यूजफुल मटेरियल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सिंपल बाहर निकाल देता है, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे डिफ्यूज का मतलब तोड़ना होता है, तो तोड़ना इसलिए क्योंकि बाकी सारी चीजें तो यूटिलाइज कर लेती है बॉडी, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है, तो उसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे, तोड़ना ही बोलेंगे, और उसको वो अलग कर देता है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये हम समझने वाले हैं। सबसे बोल रहा है ईच किडनी कंटेन मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो हर किडनी में छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो कि फिल्टर करती हैं, लाइक पेशाब को, या फिर आप बॉडी को कह सकते हैं क्लियर करते हैं, उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। छन्नी टाइप होती है, जैसे हमारे घरों में आटा वगैरह छानने के लिए चलनी या छन्नी होती है ना, उस तरीके से नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। नेफ्रॉन जो होता है छोटे छोटे क्लस्टर से बने होते हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं, उनमें कैपिलरीज बोलते हैं जिनको, और कैपिलरीज के वॉल से बने होते हैं जिनको ग्लूमेरुलस बोलते हैं, ग्लूमेरुलस, ठीक है, ग्लूमेरुलस।
विच इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिनको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, एंड लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू द दिस कैप्सूल। तो एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि खत्म होती है बोमेन कैप्सूल में। तो रेनल आर्टरीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, रेनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है, अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू, ठीक है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस, और भी बहुत सारी वेस्ट मटेरियल लेके आती है कौन, आपकी रेनल आर्टरी। इन सब चीजों को कैरी करते हुए किडनी से होते हुए, ठीक है, ब्लड टू द किडनी तक लेके आती है। रेनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ये चीजें भी किडनी तक लेके आती है, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है, जो कि पेशाब में होते हैं, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस। द ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दीज फिल्टर एंटर द टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये जो आपने ग्लोमेरुलस पार्टिकल होता है इसके थ्रू ये साफ होते हैं और इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है। लिखा एज दिस फिल्टर्स मूव, लिखा ना, ब्लड वेसल्स गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्टर एंटर थ्रू द टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो टेबुलर पार्ट में एंटर कर जाते हैं। एज दिस फिल्टर्स मूव डाउन द टेबुलर पार्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ द वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। तो जब इस टेबुलर पार्ट में घुसता है वेस्ट मटेरियल, तो इसमें से जो भी यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, ये जो फिल्टर यूनिट में जब घुसते हैं ये सारी चीजें, तो टेबुलर पार्ट में से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पहले तो बॉडी एब्जॉर्ब कर ही लेती है और फिर ये वेस्ट मेटल के रूप में किडनी तक पहुंचता है, किडनी से टेबुलर यूनिट में आता है, उसमें से रीअब्जॉर्ब दोबारा से भी यूज कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दिस टेबुल्स। इन टेबुल्स के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती है उनके थ्रू दोबारा से इसको यूजफुल कर लिया जाता है, मतलब यूज कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, जो वाटर हमारी बॉडी सोखती है, यूज करती है, रीअब्जॉर्ब करती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर इन द बॉडी। बॉडी में कितना अधिक पानी है, अगर ज्यादा है तो कम एब्जॉर्ब करेगा पानी को, और अगर कम है, बॉडी को पानी की जरूरत है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड, कितना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने की जरूरत है, ठीक है, ये भी देखा जाता है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द टेबुलर पार्ट इज यूरिन। अब उसके बाद टेबुलर पार्ट में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो यूरिन होता है, जो कि कलेक्ट हो जाता है इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है, वहां पर डक्ट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, आप नली टाइप कह सकते हो, उसमें ये इकट्ठा हो जाते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है, ये जो पेशाब है। These collecting ducts together leave the kidney at common point by the forming the ureter। तो ये जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ पे जाके, आपने ऊपर फिगर देखा होगा इस यूरेटर में, ये आप यूरेटर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इकट्ठा होने के बाद, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर reabsorbed अपॉन द, ये तो पढ़ा दिया था। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द टेबुलर पार्ट इज यूरिन वेट गैस कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन्स। दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग द यूरेटर। तो यूरेटर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन इन द यूरेटरी ब्लैडर। ये जितने भी यूरिन पार्टिकल्स हैं, ये सारे यूरिन के जितने भी डक्ट्स हैं मिलके यूरेटर में आते हैं, और यूरेटर जो है वो जाके कहाँ खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और ये तब तक इकट्ठा होते हैं वहां पे जब तक कि हमारे को एक कह सकते हैं प्रेशर वाली स्थिति नहीं बनती है, जब तक कि माइंड ये सिग्नल नहीं देता है, कि जब तक जरूरत महसूस नहीं होती और माइंड ये सिग्नल नहीं देता कि भाई अब इसको निकाल देना ही ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक, आप देख सकते हैं बैग टाइप बना हुआ है, ब्लैडर टाइप। तो ये इन डक्ट्स के थ्रू, नलियों के थ्रू आता हुआ इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है। और इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद, ठीक है, पेशाब यहाँ पर तब तक रहती है जब तक कि हमें जरूरत नहीं महसूस हो जाती है, हमारा माइंड सिग्नल नहीं देता कि भाई अब इसको निकाल देना ही ठीक है, तो तब तक इकट्ठा होती है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड टू एन अर्ज। अर्ज मतलब तो जरूरत, ठीक है, महसूस नहीं होती तब तक इसको रखता है। इट पास थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक यूरेथ्रा से बाहर निकालने की इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। दिस ब्लैडर इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो ब्लैडर है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी मसल से बना होता है, ठीक है, विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। तो ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि हमारा माइंड का जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं इसको कि अब आपको इसको भेज देना है या नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। 180 लीटर ऑफ द फिल्ट्रेशन इज फॉर्म डेली, ठीक है, डेली 180 लीटर ऑफ आप कह सकते हो फिल्टर होता है पानी, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन। लेकिन केवल इसमें से 2 लीटर पानी ही एज ए वेस्ट या एज ए यूरिन निकलता है। सो द रेस्ट इज एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो बाकी का जो बचा हुआ है 178 लीटर वापस बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के फंक्शन क्या है भाई, एक्सक्रीशन करना नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करके बॉडी के बाहर निकालना, और मेंटेन करना वाटर लेवल को और आयनिक बैलेंस करना, जिसको ऑस्मिक रेगुलेशन भी बोलते हैं बॉडी के अंदर,
इसको बैलेंस करना। हमने याद है एक बारी पढ़ा था कि ऑस्मिक रेगुलेशन क्या होता है, जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको ऑस्मिक रेगुलेशन बोलता है। जब सेल्स हमारे सूखने लगते हैं तो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको ऑस्मिक रेगुलेशन बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस को यानी कि ऑस्मिक रेगुलेशन को और वाटर के लेवल को मेंटेन करना भी किसका काम है, नेफ्रॉन्स का काम है। एक्सक्रीशन इन द प्लांट, अब प्लांट में कैसा होता है, प्लांट आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, प्लांट के पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है एक्सक्रीशन के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं, बाहर निकल जाती हैं। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ द ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। आपने देखा है जैसे प्लांट्स होते हैं कई बार अपने पत्तियां खुद सूख जाती हैं तो उनको गिरा देते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड ड्राइलिंग सेल विच कैन बी लॉस्ट बाय द प्लांट। तो बहुत सारे जो रेजिन्स और गम्स टाइप में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको प्लांट जाइलम के थ्रू आपके छोड़ देते हैं, विच कैन बी लॉस्ट बाय द प्लांट, जो कि प्लांट के थ्रू लॉस कर दिया जाता है। प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो कुछ वेस्ट मटेरियल को प्लांट सॉइल के अंदर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, सेक्रेट कर देते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को अराउंड द देम। तो ये पूरा आप देख सकते हैं पार्ट है, आप देख सकते हैं इसको, लूप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो आपने भी ऊपर ह्यूमन बींग्स में देखा था। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नेफ्रॉन था, यानी जब हमने अभी एक्सीलरेटरी सिस्टम पढ़ा था ह्यूमन बींग्स का, तो उसके अंदर आपने इसके बारे में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। तो नेफ्रॉन की ये पूरी यूनिट है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको जितना मैंने आपको समझाया है उस चीज़ को मोटा मोटा आप समझिए, आपके लिए इनफ है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में तब जाने की जरूरत होती है जब आपका पेपर समझ लो, आप कह सकते हो सब्जेक्टिव हो। फिलहाल तभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। और एक खास बात बताना चाहूंगा कि जितना चीज़ों को सिंपल करके समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, दैट्स वाई भी मैं, अगर आप बोलते तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे नेफ्रॉन को समझाने के लिए, बट आई होप कि अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये पूरा बना रखा है। तो बोला द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, 3 स्टेप में आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू वोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, ग्लूकोज वाटर निकलता है और एमिनो एसिड फिल्टर हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से ये तीनों चीजें फिल्टर होकर वोमेन कैप्सूल में नेफ्रॉन के इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर reabsorbed by the capillaries surrounding the nephron। तो टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि फिल्टर होते हैं आर रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर आर रीअब्सॉर्ब्ड, फिल्टर के थ्रू जो फिल्टर जो होते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, उनके थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आसपास जो कैपिलरीज होती हैं इनके थ्रू दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस, जो भी आप कह सकते हो यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, जो भी है। और सेक्रेशन मतलब कि छोड़ देना, बाहर निकाल देना। तो यूरिया या एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट जो भी है हमारी टेब्यूल्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, ओपन अप होता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट है आपका, ठीक है। देन इनटू द यूरेटर, तो यूरेटर के अंदर ये सारे जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारी एक्स्ट्रा यूरिया, वाटर और सॉल्ट वगैरह को यूरिनरी ब्लैडर का जो आपने देखा, उससे पहले जो यूरिनरी ब्लैडर से पहले जो नली सी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम यूरेटर बोलते हैं। उसके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपका जितने भी चीजें वो बोमन कैप्सूल में नाइट्रोजन वेट, ग्लूकोज मेटल और अमीनो एसिड इकट्ठा होता है बोमन कैप्सूल में नेफ्रॉन के अंदर। फिर उसमें से जो आसपास जो टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जिसमें कि बगल में कैपिलरीज होती है नेफ्रॉन के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको दोबारा से, और उसके बाद भी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको फिर ये सेक्रेट कर देता है यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। और वहां से आपके माइंड के सिग्नल का वेट करता है कि कब ज्यादा प्रेशर लगेगा और कब माइंड बोलेगा, कब हमारा ब्रेन बोलेगा कि भाई इसको बाहर निकालो, तो हम उस टाइम पे इसको रिलीज कर देते हैं अपने बॉडी से बाहर। तो आर्टिफिशियल किडनी की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है होमोडायलिसिस बोलते हैं इसको, हेमियोडायलिसिस बोलते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। जब हम ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू साफ करते हैं, ठीक है, जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है तो उसकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको एक आर्टिफिशियल किडनी पे रखा जाता है, और उस आर्टिफिशियल किडनी को ही बोला जाता है हेमियोडायलिसिस। जो प्रोसेस को जिसके थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी से, पूरे प्रोसेस को हेमियोडायलिसिस बोलते हैं। तो हेमियोडायलिसिस द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। तो जिनका किडनी फेल हो जाते हैं उनके लिए ये यूजफुल है। तो आई होप आपको स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें समझा पाऊँ,
ठीक है। बट फिर भी अगर आप कुछ कमी लगती है, आपको कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।